हेलो दोस्तों, देखो इस वीडियो में हम लोग ईयर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट को पढ़ने वाले हैं। ईयर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट से नीट में प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हो सकता है नीट 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए। नीट 2019 में ये पॉइंट नंबर 6 है ना, रुडोल्फ विर्चो ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था हमसे नीट 2019 में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करें और इन सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लें और इनको याद कर लें। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है नीट 2025 में। सबसे पहले पॉइंट है जोसेफ प्रीस्ले 1770। इन्होंने हमें बताया था इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या इसेंशियल रोल है, इसके बारे में जोसेफ प्रीस्ले ने बताया था 1770 में। 1774 में जोसेफ प्रीस्ले ने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। 1838 सिलेडिन, ये एक जर्मन बोटनिस्ट थे, इन्होंने वर्क किया था प्लांट सेल पर। 1839 स्वान, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने वर्क किया था बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सिलेडिन ने वर्क किया था प्लांट सेल पर और स्वान ने वर्क किया था बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। 1855 रुडोल्फ विर्चो ने, इन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया था। इसका मतलब होता है कि जो सेल्स है वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कोई भी जो कोशिका है वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से ही अराइज होती है। इसके बारे में रुडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में। और ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा भी जा चुका है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, इसके बारे में पास्चर ने बताया था। और लाइफ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, इसके बारे में एरिस्टोटल ने बताया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू। लाइफ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से, इसके बारे में बताया था एरिस्टोटल ने। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बताया था। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लाइफ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे आरएनए और प्रोटीन से। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था ओपेरिन ने और हाल्डेन ने। इन्होंने बताया था कि जो लाइफ ओरिजिनेट होती है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे आरएनए प्रोटीन से ओरिजिनेट होती है और इसको केमिकल इवोल्यूशन का नाम दिया गया। इसके बारे में ओपेरिन और हाल्डेन ने बताया था। 1856 से 1863 मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पेपर 7 साल। 1860 जूलियस वॉन सेचस, इन्होंने हाइड्रोफोनिक की टेक्निक को डेवलप किया था। 1865 मेंडल ने पब्लिश किया था अपने वर्क को। मेंडल पब्लिश हिज वर्क 1865। 1866 लैंगडन डाउन, इन्होंने डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी। एंड 1869 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर, इन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था और इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। 1891 में हैंकिंग ने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया था और 1891 में फोसिल डिस्कवर हुए थे जावा में होमो इरेक्टस के। 1891 में डिस्कवर किया था एक्स बॉडी को हैंकिंग ने और फोसिल डिस्कवर हुए थे जावा में होमो इरेक्टस के। 1892 इवानोवस्की डिस्कवर्ड वायरस, वायरस को डिस्कवर किया था 1892 में इवानोवस्की ने। 1898 बेजरेनेक, इन्होंने कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड के बारे में बताया था 1898 में बेजरेनेक ने। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी को। 1900 में डीवरीज, कोरेंस एंड वॉन सरमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल रिजल्ट। 1900 में वरीज ने, कोरेंस ने और वॉन सरमार्क ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट को रीडिस्कवर किया था। 1902 में ये पता चला था कि क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है ड्यूरिंग म्योसिस। क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है ड्यूरिंग म्योसिस, 1902 में पता चला था। एंड 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया था ब्लैकमैन ने। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन इन 1905। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और डिप्लोकोकस बैक्टीरिया को लिया था। 1935 स्टानले, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था 1935 में। 1937 में रामदेव मिश्रा ने पीएचडी ऑब्टेन की थी इकोलॉजी में फ्रॉम लीड यूनिवर्सिटी यूके। रामदेव मिश्रा ने पीएचडी ऑब्टेन करी थी इकोलॉजी में यूके की लीड यूनिवर्सिटी से 1937 में। 1938 में सीलाकेन फिश पकड़ी गई थी साउथ अफ्रीका में। 1945 फ्लेमिंग, चेन एंड फिलवरे को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1945 में। 1950 वाटसन ऑब्टेन पीएचडी, वाटसन ने पीएचडी ऑब्टेन की थी 1950 में ऑन द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी इंडिया में 1951 में। 1952 में हर्ष एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पर। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल वायरस भी बोला जाता है और इन्होंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है 100%। ये किसके एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो अपना आंसर हो जाएगा हर्ष एंड चेस। इन्होंने बताया था अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। 1953 में मिलन ने अपने एक्सपेरिमेंट
वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन गैस को लिया था। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में और रेप्लिकेशन स्कीम के बारे में बताया था वाटसन क्रिक ने 1953 में। एंड 1953 में पैलाडे ने डिस्कवर किया था राइबोसोम को। 1954 रामाचंद्रन, इन्होंने ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में बताया था 1954 में। क्रिक ने पीएचडी कंप्लीट करी थी 1954 में ऑन ए थीसिस एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। 1958 मीजल्सन एंड स्टाल ने वर्क किया था इकोलाई पर और इन्होंने ये प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। 1958 में ही टेलन ने वर्क किया था विसिया फाबा पर और उन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट में। 1958 और 1958 मीजल्सन स्टाल ने वर्क किया था इकोलाई पर और 1958 में टेलन ने वर्क किया था विसिया फाबा पर। इन्होंने प्रोकैरियोट में ये बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में। मीजल्सन स्टाल ने इकोलाई पर वर्क कर 1958 में टेलन ने वर्क किया था विसिया फाबा पर और इन्होंने बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में बताया था मीजल्सन स्टाल ने और इन्होंने वर्क किया था इकोलाई पर। एंड यूकैरियोट में बताया था टेलन ने और इन्होंने वर्क किया था विसिया फाबा पर। दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रोकैरियोट अगर पूछ लिया जाए तो मीजल्सन स्टाल, एंड अगर पूछ लिया जाए कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट में, ये किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो टेलन ने वर्क किया था इन्होंने विसिया फाबा पर। और ईयर पूछ लिया तो 1958 है, दोनों का सेम। 1960 केथराइन इसाओ ने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को पब्लिश किया था। 1961 में मेलविन केल्विन को नोबेल प्राइज़ मिला था। 1962 वाटसन क्रिक एंड मिल्किंस, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1962 में। 1963 वीट वेराइटीज सोनालिका एंड कल्याण सोना इंट्रोड्यूस की गई थी 1963 में। 2 एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिव ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इनिकोलाई आइसोलेट होता 1963 में। 1966 डेरिवेटिव ऑफ IR8 एंड ताइचुंग 81 इंट्रोड्यूस हुए थे 1966 में। 1969 1969 वीटेगन ने बताया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, चौथा था प्लांटी एंड एनिमेलिया। उन्नीस सौ 71 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था एमटीपी को 1971 में ही डायनन ने डिस्कवर किया था वायरॉइड को। 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में बताया था 1972 में। 1972 में स्टानले कोहर और हार्वर्ड ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था 1972 में। 1972 इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनसीपीसी का। एनसीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। वाटर एक्ट 1974। 1980 ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था 1981 में। 1981 में एंड 1983 एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन को प्रोड्यूस किया था इकोलाई में। 1984 इस्टेब्लिशमेंट हुआ था MOEF का, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में बताया था। 1972 में स्टानले कोहर्ट एंड हर्बर्ट बोयर, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था। 1972 इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनसीपीसी का। एनसीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। 1974 वाटर एक्ट एंड 1980 JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 1981 एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड एयर एक्ट ऑल्सो इन 1981। 1983 एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, इसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन प्रोड्यूस किया था। 1984 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है ईयर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट को। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ये सारे पॉइंट जो है आप लोग इनको नोट डाउन करके याद जरूर कर ले, हो सकता है नीट में क्वेश्चन पूछ ले जाए यहाँ से। तो इस वीडियो को बस दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो में जल्दी मिलता है। थैंक यू।